Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to IST Online Learning Management System. Today is lecture number 7 for the course of Seismic Design of Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering with specialization in Structural Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 7 and week number 7. So in our today's lecture we will continue our previous topic related to the single degree of freedom systems. लास्ट में हमने क्लास में जो डिस्कस किया था वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम था फॉर अ सिंपल स्ट्रक्चर्स। तो आज जो है वो हम थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव करते हैं, उनके अंदर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम किस तरह से काम करता है। दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स, और इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ सिस्मिक डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चरल डायनामिक्स के हवाले से कोई बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स, इस कोर्स में सबसे पहले हमने अर्थक्वेक की सीज्मोलॉजी, टेक्टोनिक प्लेट्स, काजेस, उसके बाद हमने सीज्मिक वेव्स डिस्कस किए। देन वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सीज्मिक वेव्स, ग्राउंड मोशंस, अर्थक्वेक पैरामीटर्स, and then we discussed about the seismic design limit states and seismic risk analysis also, and how Pakistan basically is distributed in the seismic zones or tectonic plates, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अफेक्ट करती हैं, and what are the structural system for seismic forces, हम किस तरह से structural systems को treat करते हैं in the case of shell system, in the case of fan system also. And then we discuss about the gross seismic response and influence of building configurations, कि building की configurations हैं जिसके अंदर आप डायाफ्राम्स पढ़ते हैं, जिसके अंदर जो ओवरऑल बिल्डिंग की जो एक एस्थेटिक व्यू को छोड़ के जो उसकी एक कंपोजिशन है बिल्डिंग की, वो किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से काम कर रही होती है इन द केस ऑफ सीस्मिक स्ट्रक्चर्स। Then in last few lectures we discussed about the damping, single degree of freedom system and force displacement relationships. डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बेसिकली जब इन लैटरल डायरेक्शन कोई भी फोर्सेस हमारी स्ट्रक्चर के ऊपर, बॉडी के ऊपर जब एक्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर जो है वो वेरियस डायमेंशंस के अंदर मूव कर सकता है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इन हाउ मेनी डायरेक्शंस स्ट्रक्चर बेसिकली इज फ्री टू मूव। तो उस केस को उस केस को जो है वो हम एज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करते हैं। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर हमने स्ट्रक्चर को मजबूर किया था कि यू हैव टू ओनली मूव इन वन डायरेक्शन इन द लैटरल मोशन। तो उस केस के लिए हमने जो है वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का कॉन्सेप्ट कंसीडर किया। उसके लिए हमने सिंपल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया कि डैम्पिंग क्या होती है, सिंपल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड भी हमने डिस्कस किया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशंस, जब वाइब्रेशन है उसकी जो मोशन है उसको किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद जो है वो टाइम पीरियड किस तरह से एक्ट कर रहा होता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। सो इन अवर टुडेज लेक्चर वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक फ्रॉम द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। उसके अंदर हम जो है वो सबसे पहले एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द डैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, कि थोड़ा सा जो सिंपल स्ट्रक्चर्स से हट के हम जब एडवांस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो उस केस के अंदर जो हमारे डैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम किस तरह से हम उनके लिए वेरियस टाइप्स ऑफ इक्वेशंस प्रपोज करते हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्कस डैम्पिंग है। देन अगेन वी विल गो फॉर द इक्वेशन मोशन फॉर द डैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। उसके बाद हम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम को डिस्कस करेंगे, देन ओवर डैम्प्ड सिस्टम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम, एंड देन वी हैव अ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। उसके बाद जो है वो हम various types of design examples भी solve करेंगे। So coming back to the topic, first of all we have a frequency and period। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि frequency और period जो है actually is the period of the motion। जब आपका स्ट्रक्चर के ऊपर horizontal या lateral forces act करते हैं तो स्ट्रक्चर जो है वो एक मोशन या वाइब्रेशन को फेस करता है, वो कितनी ड्यूरेशन के लिए वो वाइब्रेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है, दैट थिंग बेसिकली इज नोन एज अ टाइम पीरियड। उसको हमने कैलकुलेट किया था कि ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई और टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर ओमेगा, वेयर ओमेगा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इट कैन बी सेड एज अ सर्कुलर फ्रीक्वेंसी। कि फ्रीक्वेंसी जो है वो उसको हम समटाइम्स जो है वो सेकंड्स के अंदर रिप्रेजेंट कराते हैं, पर सेकंड्स या साइकिल्स पर सेकंड के हिसाब से भी रिप्रेजेंट कराते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, कि जो टाइम पीरियड जितनी ड्यूरेशन तक हमारी मोशन कंटिन्यू रही स्ट्रक्चर के अंदर
उस मोशन का जब हम रेसिप्रोकल या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। तो टाइम पीरियड का जो इक्वेशन थी वो 2 पाई ओवर ओमेगा थी, तो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन ओमेगा ओवर 2 पाई कंसीडर हो गई। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में कंसीडर करते हैं तो हर्ट्स हमारा एक फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, और सेकंड जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो हमारे पास साइकिल्स पर सेकंड का यूनिट है। So the reciprocal value of the period is the natural frequency which is equals to omega over 2 pi, और समटाइम्स जो है वो हम हर्ट्स के अंदर रिप्रेजेंट कराते हैं, समटाइम्स जो है साइकिल्स पर सेकंड के हिसाब से रिप्रेजेंट कराते हैं। बिकॉज द क्वांटिटी ओमेगा डिफर्स फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओनली बाय द कांस्टेंट फैक्टर 2 पाई। अब यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर जो है वो 2 पाई इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो हम सिंपल फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं, और जो ओमेगा है वो बेसिकली हमारा सर्कुलर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करा रहा होता है, जिसको हम रेडियंस पर सेकंड के हिसाब से कंसीडर करते हैं। सो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू एक्सप्रेशंस फॉर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और जो ओमेगा है बेसिकली इज कंसीडर एज अ सर्कुलर और एंगुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा जो है वो हम मेजर करते हैं इन द केस ऑफ रेडियंस पर सेकंड, और जो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो साइकिल्स पर सेकंड के हिसाब से हम मेजर करते हैं। सो नाउ वी हैव एंड द न्यू एरिया हियर एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। अब टाइम पीरियड हमारे पास डिसाइड हो गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई, उसके बाद हम आते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। कि जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं या एक वाइब्रेशन की बात करते हैं, सीजनिंग की बात करते हैं, तो वेव्स जनरेट होती हैं। उन वेव्स की जो पीक वैल्यू है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन to the peak value, that value basically is known as the amplitude of that motion. So let's suppose we are considering a free vibratory motion on the undamped oscillator, कि we have an undamped oscillator system जिसके अंदर आप सिंपल एक स्प्रिंग कंसीडर कर रहे हो, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, या एक एक्सप्रेशन प्रपोज कर रहे हैं कि lateral displacement is equals to c sin omega t plus alpha, और इसको हम जो है वो lateral displacement को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कराते हैं कि lateral displacement is equals to c cos omega t minus beta. Alpha and beta basically are the constant factors. C is the another factor here जो कि रिप्रेजेंट कराता है amplitude of motion को। अब एम्पलीट्यूड हम डायग्राम के अंदर देखते हैं, एम्पलीट्यूड आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। सो C एज एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज इक्वल्स टू ओमेगा या u स्क्वायर, जो कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है उसको स्क्वायर, प्लस द वेलोसिटी ओवर ओमेगा होल स्क्वायर अंडर रूट, हमें जो है एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन की वैल्यू मिल जाती है। तो हम वेरियस फैक्टर्स कंसीडर कर रहे होते हैं इस केस के अंदर। अब जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन एंड डायग्राम इज रिफर्ड टू एज द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। अब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे, लेट्स सपोज वी हैव अ टाइम फ्रेम हियर एंड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट आल्सो, कि हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जब एक वेव जनरेट होती है, वेव वाइब्रेशन या मोशन या हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन जनरेट हुई, उस केस के अंदर जो फर्स्ट वाइब्रेशंस हैं, सम केसेस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि तमाम जो मोशंस हैं या वेव्स हैं बेसिकली वो हमारे पास कांस्टेंट पीक्स की डेवलप हो रही होती हैं। तो पीक से लेके जो हॉरिजॉन्टल प्लेस तक जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस बेसिकली इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। अब यहाँ पे जो पीक वेव्स हैं, जो क्रेस्ट्स हैं या ट्रफ्स हैं, इनकी पीक वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड एज अ टाइम पीरियड। कि एक कंप्लीट वेव जनरेट होने में जो हमें टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, वो कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है 2 पाई ओवर ओमेगा। और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ की ये रीजन जो है वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और ये आपकी एक वेलोसिटी हो गई। तो द एंगल्स अल्फा एंड बीटा आर कंसीडर्ड एज अ फेज एंगल। सो उन फेज एंगल्स को कंसीडर करने के बाद, सी फैक्टर कंसीडर करने के बाद, टाइम पीरियड ओमेगा, हमने जो है वो हमें एक इक्वेशन डेवलप हुई कि u lateral displacement is equals to amplitude into sin alpha cos omega t plus cos alpha sin omega t। तो इस तरह से जो है वो हमें वेरियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेरियस जो है वो फॉर्मेशंस वगैरह, इक्वेशन ऑफ मोशंस वगैरह यूज करके हम जो है वो डिफरेंट एक्सप्रेशंस जनरेट करते हैं, और उन एक्सप्रेशंस को हम यूज करके हमारी जो है वो इंडस्ट्री के अंदर जो एग्जांपल्स या जो हम जो सैंपल्स डिजाइन कर रहे होते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं। सो नाउ वी आर कमिंग बैक हियर फॉर द डिजाइन एग्जांपल, कि इससे रिलेटेड जो डिजाइन एग्जांपल है, कंसीडर द स्टील फ्रेम एज शोन इन फिगर। कि हमारे पास एक फिगर गिवन है, इस फिगर के अंदर जो कि बनी हुई है बेसिकली स्टील फ्रेम से, जो W8/24 का एक सेक्शन है, हैविंग अ रिजिड हॉरिजॉन्टल मेंबर। हॉरिजॉन्टल मेंबर जो है वो रिजिड है, टू विच द हॉरिजॉन्टल डायनामिक फोर्स इज अप्लाइड। कि इस केस के अंदर जो है वो एक फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक डायनामिक फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है इस बॉडी के ऊपर।
as part of the overall structural design it is required to determine the natural frequency of the structure, कि हमने डिटरमाइन करना है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर क्या डेवलप हो रही है। और इस केस के अंदर जो हमारे पास बीम पोर्शन है या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम्स हमारे पास 25 फीट है और कॉलम की जो ओवरऑल हाइट है वो हमारे पास 15 फीट है और लेटरल डायरेक्शन जो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर यू डायरेक्शन के अंदर जो है वो हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो रही है। और इस फ्रेम के लिए हमें जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो सेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं वो हमें ऑलरेडी गिवन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 82.5 इंच पावर 4 एंड मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 13 × 10 raised power 6 psi। तो ये तमाम वैल्यूज गिवन थे। अब सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। द पैरामीटर्स ऑफ दिस मॉडल मे बी कंप्यूटेड एज फॉलोज, कि हम पैरामीटर्स को किस तरह से कंसीडर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो हमारे पास एक स्ट्रक्चरल सिस्टम गिवन था उसको हमने एक मॉडल शेप या फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर की, कि जो हमारे कॉलम्स हैं दैट कॉलम्स बेसिकली आर मासलेस स्ट्रक्चर, जिस तरह से हम लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस कर रहा है कि एलिवेटेड वाटर टैंक था, सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर जो आपका कॉलम है बेसिकली दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ मासलेस स्ट्रक्चर, और जो अपर पोर्शन है टैंक है कोई भी अपर स्ट्रक्चर है दैट बेसिकली स्ट्रक्चर इज फेसिंग अ लैटरल मूवमेंट। अब यहाँ पे हमने वही स्ट्रक्चर कंसीडर किया कि ये जो मास है इसको हमने m से रिप्रेजेंट कराया, लेटरल मोशन इस डायरेक्शन के अंदर डेवलप हो रही है और जो कॉलम्स हैं या कॉलम्स के अंदर एक स्टिफनेस जनरेट हो रही है दैट स्टिफनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय k, और m जो है वो हमारे पास टोटल मास आ गई और फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एक्ट कर रहा है। अब द पैरामीटर्स ऑफ दिस मॉडल में बी कंप्यूटेड एज फॉलोज, कि हम टोटल जो है वो वेट ओवरऑल स्ट्रक्चर का कैलकुलेट करते हैं कि जो लोड एक्ट कर रहा था इस मेंबर के ऊपर वो 200 पाउंड पर फीट था और टोटल जो लेंथ है हमारे पास वो 25 फीट की थी। हमने इस यूडीएल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर दिया, तो वेट हमारे पास टोटल आ गया 5000 पाउंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी ऑलरेडी हैव इन द डिटेल्स ऑफ द एग्जांपल जो कि हमें गिवन है 82.5 इंच पावर 4। मोमेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास 30 × 10 raised power 6 psi ऑलरेडी गिवन है। अब स्टिफनेस फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमने स्टिफनेस इन मेंबर्स की बात कर रहे हैं हम कॉलम्स के लिए। कॉलम बेसिकली हमारे पास 2 हैं और टोटल जो लेटरल स्टिफनेस डेवलप हो रही है k की वो हमारे पास यहाँ पे टोटल लेटरल स्टिफनेस है इन द केस ऑफ स्प्रिंग। हम कंसीडर कर रहे हैं कि लेट्स सपोज कि जो कॉलम्स है दैट आर कंसीडर्ड एज अ स्प्रिंग डैम्पर्स। यहाँ पे हम विस्कस डैम्पर की बात नहीं कर रहे, हम स्प्रिंग डैम्पर्स की बात कर रहे हैं। तो k इज इक्वल्स टू 12EI/L3। अब 12EI/L3 is the constant equation or formula for the case of simple frame structures in the case of steel। स्टील की कंस्ट्रक्शन के अंदर बात हम करते हैं तो स्टील के फ्रेम के लिए जो ओवरऑल हमारी लेटरल स्टिफनेस कैलकुलेट होती है वो 12EI/L3 होती है। बेसिकली I जो है वो हमारे 2 कॉलम्स हैं तो स्टिफनेस जो है वो हम डबल ट्रीट कर रहे हैं k की, तो यहाँ पे 2I हमने कंसीडर किया तो 12E2I/L3। 12 is the constant factor, modes of elasticity 30 × 10 raised power 6, I we have 82.5 multiplied by 2 we have 165, L basically length of the column we have 15 feet और फीट को हमने इंच में कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई बाय 12 होल पावर में 3 और हमारे पास जो लेटरल स्टिफनेस k की वैल्यू आ गई वो 10,185 पाउंड